morning friends. Today I am going to teach you about the chapter 7th, A Visit to Tabriz. It is written by Firdaus Kanga. Firdaus Kanga wrote here about the meeting, that is a special meeting in his life, about his meeting that had between Firdaus Kanga and Stephen Hawking. Stephen Hawking, you know it very well that Stephen Hawking is one of the greatest scientists of our time. हमारे टाइम के सबसे फेमस जो साइंटिस्ट रहे हैं जितने भी, उनमें से एक स्टेफन हॉकिंग भी रहे हैं। अब फिरदौस जो कांगा है, उनकी मीटिंग होती है स्टेफन हॉकिंग के साथ, तो उसी मीटिंग के को बताते हैं, इसमें कुछ उनका जिक्र किया गया है। स्टेफन हॉकिंग कौन है? जब हम स्टेफन हॉकिंग का नाम सुनते हैं तो हमारे माइंड में सिर्फ एक पिक्चर आती है, हमारी आंखें एक ही पिक्चर को देख पाती हैं। कैसी पिक्चर? एक डिसेबल्ड सा इंसान है, बहुत ही बेजान सा इंसान है, और एक व्हील चेयर है या कंप्यूटराइज है, उसके सामने कंप्यूटर स्क्रीन है और कुछ मशीनों के द्वारा वो अपना काम कर रहा है। मीन्स वो हिल नहीं पा रहा है और एक ही जगह एक चेयर पर बैठा हुआ है, ना वो चल सकता है ना फिर सकता है, और एक तिरछी हल्की सी उसकी स्माइल है उसके फेस पर, और तिरछा अपने उसकी गर्दन में लटकी हुई है। तो इस तरह का कुछ पिक्चर आपके माइंड में आती है स्टेफन हॉकिंग को लेकर के। तो स्टेफन हॉकिंग का जन्म कब हुआ? स्टेफन हॉकिंग और गैलीलियो बहुत फेमस हैं साइंटिस्ट, और आइंस्टाइन। बहुत ही एक अच्छा कोइंसिडेंस है कि जब गैलीलियो जी की डेथ होती है 8 जनवरी 1642, यानी कि इसके 300 ईयर्स के बाद ही 8 जनवरी 1942 को स्टेफन हॉकिंग जन्म लेते हैं। और इनकी जो मौत होती है, मीन्स जब ये इस दुनिया को छोड़ते हैं, तो वो डेट थी 14 मार्च 2018, और 14 मार्च को ही आइंस्टाइन, जिसको आप सभी जानते हो, आइंस्टाइन का जन्म हुआ था। तो इस तरह से एक बहुत अच्छा, इन तीनों बहुत बड़े साइंटिस्ट अपने अपने सदी के, तो उन तीनों के अंदर एक बहुत बड़ा कोइंसिडेंस बना हुआ है, यहाँ पर एक अच्छा जुड़ाव है। स्टेफन हॉकिंग जो है, बताया जाता है कि स्टेफन हॉकिंग बहुत अच्छे थे, चल रहे थे ठीक ठाक, प्रोफेसर बने, सब कुछ और उनके साथ। जब वो 21 ईयर्स के थे, मीन्स 21 साल के थे, तब उनके डॉक्टर ने उनके जो पार्ट्स थे, बॉडी पार्ट धीरे धीरे कम हो गए थे काम करना, तो उनके जो डॉक्टर हैं उन्होंने उससे बताया कि उन्हें मोटर न्यूरॉन की बीमारी है। ये कैसी बीमारी होती है जिसमें इंसान अपनी मांसपेशियों पर अपना कंट्रोल नहीं कर पाता। मीन्स हमारी बॉडी हमारे माइंड की कमांड को नहीं सुन पाती, हमारे ब्रेन को नहीं सुन पाती, और हमारे जो बॉडी पार्ट्स हैं वो काम करना धीरे धीरे कम कर देते हैं। अब होता क्या है कि स्टेफन हॉकिंग को जब ये पता चलता है, तो ऑब्वियसली किसी भी इंसान को पता चलता है तो एक बहुत भयानक बीमारी है और लाइलाज बीमारी है। तो डॉक्टर ने उनसे कहा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 2.5 साल ही जिंदा रह सकते हो। तो अकॉर्डिंग टू स्टेफन की बात थी कि उन्होंने कहा कि मौत ऐसे नहीं आती, मौत तब आती है जब हमारे ब्रेन के जो कंपोनेंट्स हैं वो काम करना बंद कर दें। ये जरूर नहीं कि आपका बॉडी पार्ट कोई अलग है, वो काम नहीं कर रहा है तो आप मर जाओगे। ये उनकी अपनी सोच थी कि नहीं भाई, उनका दिमाग हमेशा काम करता रहेगा। उनको ये लगा कि वो उसको हमेशा ही एनर्जेटिक रखेंगे, पूरी तरह एनर्जेटिक रखेंगे। अब डॉक्टर ने जब उन्हें 2-2.5 साल जीने के लिए कहा कि आप इससे ज़्यादा नहीं जी सकते और आपको जो करना है इसी टाइम पे करना है, इसके बाद उनकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आता है। और उसके बाद से उनका एक सपना था कि वो एक ऐसी बुक लिखेंगे जो कोई स्पेशल लोग ना पढ़ पाए, कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं बल्कि आम लोगों के लिए भी पढ़ना बहुत आसान हो, उसे समझना बहुत आसान हो। वो एक ऐसी बुक लिखना चाहते थे। तो उन्होंने एक बुक लिखी 1988 में, ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, और ये बुक बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर भी हुई। लगभग इसकी 1 करोड़ के लगभग इसकी प्रिंट आउट हुआ, इसका प्रिंटेड हुई है, लगभग 1 करोड़ कॉपीज इसकी प्रिंट आउट हुई। अब होता क्या है कि ये सबसे ज़्यादा बिकने वाली बुक रही है। स्टेफन हॉकिंग ने ये वाली बुक लिखी, अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम। अब इसके बाद उन्होंने जो आविष्कार किया वो आपको भी पता होगा, ब्लैक होल। एक थ्योरिकल साइंटिस्ट के रूप में उन्होंने वहाँ पर काम किया, उस चीज़ की उन्होंने खोज की, पता किया,
और बिग बैंग के बारे में उन्होंने काफ़ी कुछ बताया है। तो इसके बाद स्टीफन हॉकिंग बहुत ही फेमस हो गए। अब धीरे धीरे उनके जो बॉडी पार्ट्स हैं उन्होंने काम करना बंद कर दिया। पहले वो थोड़ा फिंगर थी उनकी जो थोड़ा थोड़ा काम करती थी, लेकिन बाद में उन्होंने भी बंद कर दिया। अब उनके पास एक क्या हुआ कि जो उनके चिक थे, गाल की कोई मांसपेशियां थी, उनके हिलने से ही उनकी जो स्क्रीन है उस पर सारे उनके वर्ड्स जो उनके मन में चल रहे होते थे उनके वर्ड्स सामने आ जाते थे। जब कोई उनसे मिलने की सोचता तो लगता था, सोचने जो उनसे मिलने जाते थे विजिटर्स वगैरह, उन्हें लगता कि हम एक ऐसे इंसान से मिलेंगे बेजान, जो मतलब कुछ बस जिसका सिर्फ दिमाग काम करता है बाकी पार्ट्स नहीं। लेकिन जब वो उस इंसान से मिलते, हॉकिंग जी से जब मिलते, तो उन लोगों को ये जानकर बहुत शॉक्ड होता कि उन्हें लगता कि ये कैसे, हम तो एक ऐसे इंसान से मिले जो किसी सहानुभूति, किसी सिंपैथी का मतलब मोहताज नहीं है। वो अपने बलबूते पर अपने भी काम कर रहा है, इवन वो दूसरों की भी हेल्प कर सकता है। इतना लाचार होते हुए भी ना उसके हाथ काम कर रहे हैं, ना पैर कर रहे हैं, इवन कोई पार्ट्स काम नहीं कर रहा है, सिर्फ हल्की फुल्की उसकी आंखें और उसका ब्रेन टोटली अच्छा था, उसका हेल्दी था। उसका ब्रेन आम लोगों से काफी हटकर था, बहुत तेज ब्रेन है, काफी अच्छा स्वस्थ था। तो हर लोग उसे जब भी उससे मिलते थे तो मिलने के बाद एक अलग सी सोच उनकी हो जाती थी। तो इस तरह से स्टीफन हॉकिंग के बारे में आप भी और जानिएगा इस चैप्टर में। हाँ, 2010 में क्या हुआ था, तो 2010 में एक इंटरव्यू हुआ था। तो इस इंटरव्यू में उनसे पूछा गया था कि आप जो बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं फिजिक्स के या और भी स्टूडेंट्स हैं, उनसे आप क्या कहोगे, आप उनको क्या मतलब एडवाइस देना चाहोगे। तो उन्होंने कहा था कि फर्स्ट हमेशा याद रखो कि आप तारों को देखो, स्टार्स को देखो, ना कि अपने नीचे कदमों को। स्टार्स को देखो और उन्हें देखते हुए ही आसमान को छूने की ताकत रखो। सेकंड उन्होंने बोला था कि काम को कभी मत छोड़ना, क्योंकि काम हमारी जिंदगी को एक उद्देश्य देते हैं, एक ऊर्जा देते हैं, हमें जीने की एक ललक देते हैं, और काम ना करने से हमारा जीवन पूरी तरह से खाली हो जाता है। तो इस तरह की उन्होंने सोच रखी थी कि वर्क ही वर्शिप होता है। तो इस तरह से स्टीफन हॉकिंग ने अपने इंटरव्यू में बहुत सारी बातें बताई हैं, यहाँ पे ज़्यादा डिटेल नहीं बताई जा सकेगी, बट उनकी जो सबसे मेन बात क्या थी, उनकी जो विल पावर है, डिटर्मिनेशन है, उन्होंने उसको जिंदा रखा लगभग 50 ईयर्स तक, 50 साल तक वो जिंदा रहे। जब तक आम लोग है, डॉक्टर ने भी उन्हें कह दिया था कि भैया 2 या 2.5 साल से ज़्यादा नहीं रहोगे, बट उसके बाद वो 50 साल तक जिए। तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी, और इस तरह के पेशेंट दोबारा कोई भी ऐसा नहीं हुआ जो इतने साल तक इस बीमारी से लड़ सके। तो उनके जो विल पावर है वो ही उन्हें आगे तक इतना फेमस बना पाई कि आज हम उनका जिक्र कर रहे हैं। अब इस चैप्टर में फिरदौस कांगा क्या है, कौन है, क्या रोल है उनका। फिरदौस कांगा मुंबई के थे, और जो स्टीफन हॉकिंग है वो कैम्ब्रिज में रहते थे, लंदन में। तो फिरदौस कांगा जो थे क्या थे, राइटर थे, जर्नलिस्ट थे। वो जाते रहते थे घूमने, तो वो गए थे कैम्ब्रिज। अब कैम्ब्रिज में जाकर वो स्टीफन हॉकिंग से मिलते हैं, और फिरदौस कांगा खुद भी डिसेबल्ड थे, वो खुद व्हील चेयर पर चलते थे, क्योंकि ब्रिटल बॉन्स थी उनकी। ब्रिटल बॉन्स ऐसी हड्डियां जो बहुत जल्दी टूट जाती हैं, बहुत जल्दी ब्रेक हो जाती हैं, तो वो खड़े नहीं रह पाते थे। तो इसीलिए उन्होंने सोचा मैं भी अपने जैसे इंसान से मिलता हूँ। तो जाकर उससे मिलते हैं, एक इंटरव्यू लेते हैं। तो उसी इंटरव्यू के कुछ पार्ट्स हैं, कुछ एक्सट्रैक्ट इसमें दिए गए हैं। जो मीटिंग है, इट्स अ स्पेशल मीटिंग, एंड हियर इन दिस चैप्टर we will describe about Firdaus Kanga and Stephen Hawking words. Then listen carefully. Chapter 7, A Visit to Cambridge. This is the story of a meeting between two extraordinary people, both of them disabled or differently abled, as we now say. यह दो disabled means अपाहिज दो लोग हैं, दोनों ही कैसे अपाहिज हैं। उन दोनों की मुलाकात की, उन दोनों की मीटिंग की एक कहानी है, और बहुत ही वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पीपल थे, और उससे काफ़ी हटकर थे, साधारण नहीं थे वो, और दोनों ही डिसेबल्ड हैं। या दूसरे वर्ड्स में, दूसरे नज़रिए से हम देखें तो हम कह सकते हैं कि दोनों ही एक विशेष तरीके से, विभिन्न तरह से योग्य भी थे, उनमें कुछ योग्यता भी थी। स्टीफन हॉकिंग इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट ऑफ आवर टाइम। स्टीफन हॉकिंग हमारे टाइम के सबसे महान वैज्ञानिक हैं।
He suffers from a form of paralysis that confines him to a wheelchair and allows him to speak only by punching buttons on a computer, which speaks for him in a machine like voice. इसमें जो स्टीफन हॉकिंग है उनके बारे में बताते हैं कि जो वो कैसे थे, वो एक लकवे से, पैरालिसिस में लकवा मीन्स उसमें हाथ पैर काम नहीं करते हैं, जिसमें हमारे बॉडी पार्ट्स काम करना बंद कर देते हैं। तो पैरालिसिस से वो पीड़ित थे और उसकी वजह से उन्हें कहाँ पर बैठा दिया था, उस लकवे ने उन्हें कहाँ लाकर बैठा दिया था, एक व्हील चेयर पर। उन्हें एक व्हील चेयर पर कन्फिन्स कर दिया था, धकेल दिया था, मीन्स वो व्हील चेयर पर ही रहते थे। एंड अलाउज टू हिम टू स्पीक, और वो सिर्फ बोल सकते थे, उन्हें मजबूर कर दिया बोलने के लिए। कैसे कि कंप्यूटर पर कुछ बटन थे, उनको दबाने के माध्यम से ही, उनको दबाकर ही वो अपनी जो बातें हैं वो कह सकते थे। मीन्स वो स्क्रीन पर बटन दबाते हैं और उसी पर वो आवाज़ उनकी आती थी, जो कि उनके लिए कैसा था, एक मशीन की तरह, बिल्कुल ऐसे ही वो बोलता था। फिरदौस कांगा इज़ अ राइटर एंड जर्नलिस्ट हु लिव्स एंड वर्क्स इन मुंबई। अब फिरदौस कांगा जो है वो क्या है, एक लेखक है, एक राइटर हैं और एक क्या पत्रकार भी हैं जो मुंबई में रहते हैं। एंड आफ्टर दैट कांगा वाज बोर्न with brittle bones that tended to break easily when he was a child. कांगा जो है, जब उनका कांगा का जन्म हुआ था, फिरदौस कांगा का, तो जन्म से ही उनकी जो हड्डियां थी वो ब्रिटल थी। ब्रिटल हड्डियां, बॉन्स कैसी होती हैं, जो बहुत जल्दी टूट जाती हैं। हड्डियां कैल्शियम की कमी की वजह से जैसे भी हड्डियां एकदम से टूट जाते हैं, जैसे वो खड़े होने की कोशिश करते हैं, उनकी जो लेग्स की हड्डियां थी वो सारी टूट जाती थी। तो इसकी वजह से भी वो भी अपाहिज बन गए थे, जब से बचपन में ही उनकी ब्रिटल बॉन्स थी। लाइक हॉकिंग कांगा मूव्स अराउंड इन ए व्हील चेयर। बिल्कुल हॉकिंग की तरह ही कांगा भी व्हील चेयर पर ही घूमते थे। द टू ग्रेट मैन exchange thoughts on what it means to live life in a wheelchair and on how that so-called normal people react to the disabled. इस मीटिंग में वे दोनों ही महान जो लोग हैं, उन्होंने एक दूसरे से अपने विचार हैं, अपनी जो थॉट्स हैं वो आपस में एक्सचेंज की, आपस में आदान प्रदान किया कि व्हील चेयर पर जो लाइफ जी जाती है उसका मीनिंग क्या है, क्या मतलब है, और जो नॉर्मल लोग होते हैं, जो भाई पूरी बॉडी से फिट होते हैं, जो नॉर्मल लोग होते हैं वो ऐसे डिसेबल्ड लोगों के लिए कैसे रिएक्ट करते हैं, क्या कुछ कहते हैं, इस चैप्टर में आपको वही सब बताया जा रहा है। कैम्ब्रिज वाज नाउ द वर्ड ऑफ फिरदौस कांगा। फिरदौस कांगा ने जो कुछ लिखा है, अब ये सब स्टार्ट होता है। Cambridge was my metaphor for England, and it was strange that when I left it had become altogether something else, because I had met Stephen Hawking there. जो फिरदौस कांगा है वो बताते हैं इसमें कि जो कैम्ब्रिज में रहते थे स्टेफन हॉकिंग, कैम्ब्रिज मेरे लिए बिल्कुल इंग्लैंड के जैसा ही रूप था, बिल्कुल उसके जैसा ही मेटाफोर था। इट वॉज स्ट्रेंज, यह बहुत ही विचित्र बात थी कि When I left it had become altogether something else, कि जब मैं वहाँ से आया, जब मैंने कैम्ब्रिज को छोड़ा, तो वह मेरे लिए, वो जगह मेरे लिए बहुत ज़्यादा विशेष बन गई थी, बहुत ज़्यादा स्पेशल बन गई थी, क्योंकि वहाँ मेरी मुलाकात किनसे हुई थी, स्टेफन हॉकिंग से। किसकी? फिरदौस कांगा की। It was on a walking tour through Cambridge that the guide mentioned Stephen Hawking. Poor man, who is quite disabled now, though he is worthy successor of Isaac Newton, whose chair he has at the university. तो वो इसमें गाइड है उनका, वो बताता है कैम्ब्रिज में जब वो घूम रहे थे, फिरदौस कांगा घूम रहे थे, तो उनका जो गाइड है वो उन्हें बताता है स्टीफन हॉकिंग के बारे में कि क्या उसके वर्ड्स थे, उसकी बेचारा आदमी जो पूरी तरह से अपंग है, यानी कि डिसेबल है, जो बिल्कुल ही असमर्थ हो गया है, जो कुछ कर नहीं पा रहा है। आगे ऐसा तो बोलता है, हालांकि वह आइजैक न्यूटन का भाई
सक्सेसर है, मतलब कि उसका उत्तराधिकारी भी है, उसकी सीट पर वो बैठा है। न्यूटन भी बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं, तो उनकी जगह पर कौन बैठा हुआ है अब? स्टीफन हॉकिंग। पर उसके बारे में बताते हैं कि बेचारा अपाहिज है और बिल्कुल ही डिसेबल्ड है और काफ़ी अयोग्य, असमर्थ भी है वो किसी काम को करने में। क्योंकि वो बताते हैं कि उनको वो सीट क्यों दी गई है। आइजैक न्यूटन की जो सीट है उनको उत्तराधिकारी इसलिए बनाया गया है क्योंकि जो यूनिवर्सिटी है उसमें न्यूटन का जो पद है, न्यूटन की जो रैंक है, उसको कौन संभालते हैं? ये स्टीफन हॉकिंग। And I started because I had quite forgotten that this most brilliant and completely paralyzes astrophysicist. अब फिरदौस कांगा कहते हैं कि जैसे ही मैंने सुना मैं वहाँ से चल पड़ा, बिल्कुल निकल गया। क्योंकि आई हैड क्वाइट फॉरगटन, क्योंकि मैं तो यहाँ कर मतलब उसके बारे में भूल ही गया था। इस बुद्धिमान और जो मतलब पूरी तरह से जो बहुत ही ब्रिलियंट है, कम्प्लीटली पैरालाइज, जो पैरालाइज भी है, और एस्ट्रोफिजिस्ट, मतलब कि एस्ट्रोफिजिस्ट वो होते हैं जो स्टार्स वगैरह, स्टार्स है ऊपर के जो स्पेस वगैरह, इनके बारे में आपको थोड़ा जानकारी देते हैं। तो बताते हैं कि ये तो एक, आप दूसरे वर्ड्स में इसको बोल सकते हो खगोल शास्त्री, कि मैं तो उस इंटेलिजेंट खगोल शास्त्री को बिल्कुल ही भूल चुका था। द ऑथर ऑफ ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, वन ऑफ द बिगेस्ट बेस्ट सेलर्स एवर, लाइक देयर हेयर। और क्या था उसमें? स्टीफन हॉकिंग के बारे में बताया गया कि वे काफ़ी बुद्धिमान हैं और बहुत पैरालाइसिस खगोल शास्त्री भी हैं भाई, और वो ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम के राइटर भी हैं। कौन? स्टीफन हॉकिंग, जो कि उस टाइम की या इस टाइम की आप कह सकते हो कि सबसे ज़्यादा जो बिकने वाली बुक्स हैं उनमें से एक है। कौन सी? अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, एंड हु इज़ द राइटर? स्टीफन हॉकिंग। When the walking tour was done, I rushed to a phone booth and almost tearing the cord so it could reach me outside. Phone Stephen Hawking's house. जब जो उनकी यात्रा है वो बताता है इसमें फिरदौस कांगा की जब यात्रा पूरी हो गई तो मैं भागकर सीधा फ़ोन बूथ, जैसे एसटीडी वगैरह पे आपने देखा होगा कि फ़ोन अंदर रखा होता है, अब तो मोबाइल वगैरह है, बट पहले होता था कि फ़ोन है उसमें एक विंडो होती थी, वहीं से वो फ़ोन उठाया जाता था। तो उसने जल्दी से उस फ़ोन को अपनी तरफ खींचा और उसकी जो कॉर्ड थी, कॉर्ड जो तार थी उसमें, उसने इस तरह से खींचा जैसे चीरते हुए, टीयरिंग मीन्स एकदम से पुलिंग वॉलेंटली, बहुत ही बुरी तरह से उसको खींचा जल्दी से, ताकि वह जो उसकी कॉर्ड है, उसकी जो तार है और जो फ़ोन है उस तक आ सके। वह एक कैबिन टाइप होता है, वहाँ पे अंदर फ़ोन रखा होता है और विंडो होती है, विंडो में से उस फ़ोन को उठाना होता है, लेना होता है। तो उसने फटाफट वहीं से उस फ़ोन को उठाया, उसके रिसीवर को, और अपने पास जल्दी से लिया ताकि भाई वो उसके पास पहुंच सके। उसकी जो कॉर्ड है फटाफट खींची उसने। और किसको मिला रहा था वो फ़ोन? स्टीफन हॉकिंग के घर। कौन? फिरदौस कांगा। वहाँ पर उसने फ़ोन मिलाया। There was his assistant on the line and I told him I had come in a wheelchair from India. Perhaps he thought I had propelled myself all the way. तो जब उसने फ़ोन किया फिरदौस कांगा ने, तो उसका जो फ़ोन था वो उसके असिस्टेंट ने उठाया। किसके? स्टीफन हॉकिंग के असिस्टेंट ने उठाया था। और मैंने उसे बताया कि मैं जो व्हील चेयर है उस पर बैठकर भारत से आया हूँ, उस पर आया हूँ भारत से। शायद उसने ये सोचा हो कि मैं हाथों से अपनी कुर्सी को चलाकर, व्हील चेयर को चलाकर लेकर आया हूँ। एंड टू राइट अबाउट माई ट्रैवल्स इन ब्रिटेन। और मैंने उसको ये भी बताया कि मुझे ब्रिटेन की जो अपनी यात्राएं हैं, जो मेरी ट्रैवलिंग है, उनके बारे में मुझे अपनी उसमें लिखना है, क्योंकि वो पत्रकार भी था। और आई हैड टू सी प्रोफेसर हॉकिंग, इवन 10 मिनट्स वुड डू। वो फिर कहता है, उसे रिक्वेस्ट करता है, कौन? फिरदौस कांगा स्टीफन हॉकिंग के असिस्टेंट से, कि मुझे प्रोफेसर हॉकिंग से मिलना था, सिर्फ 10 मिनट के लिए, सिर्फ 10 मिनट के लिए ही मैं मिला दो मुझे। हाफ एन आवर ही सेड। उधर से आवाज़ आती है, उसका असिस्टेंट है, वो कहता है कि आधा घंटा। फ्रॉम 3:30 to 4, 3:30 से लेकर के 4 बजे तक आप उनसे मिल सकते हो।
एंड सडनली आई फेल्ट वीक ऑल ओवर, और अचानक से मुझे काफ़ी कमज़ोरी महसूस होने लगी। इसमें मुझे कौन है, फिरदौस कांगा, वही अपनी जो ट्रैवलिंग है उनके बारे में बता रहा है, अपने खुद के वर्ड्स में ही उसने सारा चैप्टर लिखा है, सब कुछ बताया है। तो वो कहता है कि मुझे काफ़ी अचानक मेरे अंदर कमज़ोरी से महसूस होने लगी। ग्रोइंग अप डिसेबल्ड, यू गेट फेड up with people asking you to be brave as if you have a courage account on which you are too lazy to draw a check। जो विकलांग होते हुए बड़े होते हैं, जो लोग स्टार्टिंग से अपाहिज होते हैं और धीरे धीरे बड़े होते रहते हैं अपनी एज में, तो आप लोगों को क्या सुनोगे, बहादुर बने रहने की। भाई जो और लोग हैं वो उससे क्या कहेंगे, हौसला रखो भाई, ब्रेव बनो और तुम्हें मुकाबला करना है इन सब प्रॉब्लम्स का, ये सब कहते रहते हैं। और नॉर्मल लोग उनसे, डिसेबल लोगों से, तो उनसे वो ऊब जाते हैं, काफ़ी परेशान हो जाते हैं। उन्हें कई बार ऐसा फील होता है कि मानो जो हौसले वो दे रहे हैं, जो बार बार उन्हें मतलब कि एंकरेज कर रहे हैं, उन सब का खाता उन्हीं के पास है। किनके पास? नॉर्मल लोगों के पास। और आप इतने कमज़ोर हो, आप अपने आप को इतना सुस्त मानने लगते हो कि जो उनके पास खाता है, पूरा अकाउंट है, उनमें से आप एक चेक भी नहीं निकाल पा रहे हो। मतलब वो आपको बार बार इंकरेज कर रहे हैं पर आप नहीं हो पा रहे हो। वो भी आपको हौसला बढ़ा रहे हैं, एक डिसेबल्ड पर्सन का बार बार हौसला बढ़ा रहे हैं, और इस तरह से हौसला बढ़ाते हैं मानो उन्हीं के पास पूरा खाता है इन सब चीज़ों को समझाने का। लेकिन जो कई बार ऐसा लगता है कि हम उनमें से उनका एक चेक भी नहीं ले पा रहे हैं, भाई उनकी एक भी बात को हम एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। The only thing that makes you stronger is seeing somebody like you achieving something huge। बस एक ही चीज़ ऐसी है जो तुम्हें स्ट्रॉन्गर बना सकती है। अगर आप डिसेबल हो तो आपको सिर्फ एक ही चीज़ है जो स्ट्रॉन्ग बना सकती है पहले से भी ज़्यादा। कौन सी? वो है कि आप अपने जैसे किसी विकलांग आदमी से मिलो जिसने अपने जीवन में काफ़ी अचीवमेंट हासिल किया हो, कुछ बहुत ज़्यादा उन्होंने काफ़ी अचीव किया हो, कुछ बहुत ज़्यादा उपलब्धि, बड़ी सारी कुछ मतलब कामयाबी हासिल की हो। देन यू नो हाउ मच इज़ पॉसिबल एंड यू रीच आउट फर्दर दैन यू एवर थॉट यू कुड। तब आपको फिर पता चलता है कि आप कितना, मतलब जब आप उस सामने वाले इंसान को देखते हो कि हाँ ये भी तो मेरे जैसा है और इसने भी इतना कुछ कर लिया, तो उसके बाद आपके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी आती है और उसके बाद आप सोचते हो कि हाँ जब इसने ऐसा कर लिया तो मैं भी ऐसा कर सकता हूँ। और आप में एक चैलेंजेस आ जाते हैं कि हाँ भाई मुझे भी इससे ज़्यादा कुछ प्राप्त करना है अब, और फिर आप उससे भी आगे जा सकते हैं जितना कभी आपने सोचा ही नहीं था। सिर्फ लोगों के कहने से आपके अंदर हौसला नहीं आ सकता। फिरदौस कांगा कहते हैं कि डिसेबल लोग जो होते हैं, हम जैसे जो लोग होते हैं, उनमें नॉर्मल लोग अगर उन्हें भाषण देते हैं, उन्हें हौसला बनाते हैं तो उससे कुछ नहीं होता। लेकिन एक चीज़ है, अगर हम अपने जैसे ही दूसरे पर्सन से मिलते हैं और उन्हें देखते हैं आगे बढ़ते हुए, तो हमें एक अलग तरह की एनर्जी आती है और उसके बाद हम भी फैसला करते हैं कि यदि ये इंसान ऐसा कर सकता है तो मैं क्यों नहीं। और उसके बाद मैं जो विकलांग व्यक्ति है वो उससे भी ज़्यादा कुछ करने की कोशिश करता है और प्राप्त भी करता है जितना उसने कभी सोचा ही न था। I haven't been brave, said his disembodied computer voice. The next afternoon I have no choice. नेक्स्ट आफ्टरनून में क्या होता है कि वो पहुंच जाते हैं, कौन? फिरदौस कांगा किसके सामने है अब? स्टीफन हॉकिंग के सामने। तो वहाँ का ये बता रहे हैं अब, I haven't been brave, मैं बहादुर नहीं था, मैं बहादुर नहीं रहा। सैड इज डिसएम्बॉडीड मीन्स होता है डिस्कार्डेड, मतलब बिखरी हुई, टूटे फूटे वर्ड्स में आवाज़ आ रही है उसकी, कंप्यूटर वॉइस। नेक्स्ट आफ्टरनून क्या होता है कि एक आवाज़ आती है, कंप्यूटर वॉइस जो होती है काफ़ी बिखरी हुई, कि आई हैवेंट बीन ब्रेव, मैं बहादुर नहीं रहा। आई हैव हैड नो चॉइस, मेरे पास कोई विकल्प ही नहीं था। ये कौन है आप बता दोगे कौन होगा? जो कंप्यूटर से बात कर रहा है, मशीन से जिसकी आवाज़ आ रही है, कौन हो सकता है? स्टीफन हॉकिंग, यस। तो वो कहता है कि भाई मैं कोई ज़्यादा ब्रेव नहीं रहा, लेकिन मेरे पास कोई विकल्प ही नहीं था। जब मेरे बॉडी ने काम करना बंद ही कर दिया हाफ उसमें, तो उस टाइम मेरे पास कोई और ऑप्शन ही नहीं था, तो मैं क्या करता? Surely I wanted to say, living
creatively with the reality of his disintegrating body was a choice. श्योरली वो कहता है कि निश्चित रूप से मैं उससे कहना चाहता था, फिरदौस कांगा कहता है कि मैं स्टीफन हॉकिंग से कहना चाहता था कि जो आपका ये डिसइंटीग्रेटिंग बॉडी, मतलब कि जो धीरे धीरे ख़त्म हो रही है, धीरे धीरे मतलब कि लाचार सी होती जा रही है, विघटित होती जा रही है, वो कहता है कि इस प्रकार की जो बॉडी है वो वास्तविकता के साथ, एक रियलिटी के साथ आपके पास एक तरीका है कि भाई आप एक क्रिएटिविटी के साथ इस लाइफ को जी रहे हो और आप अपनी एक विशेष जगह इस दुनिया में बना रहे हो। वो चाहता था कि मैं इससे कहूँ स्टीफन हॉकिंग से कि भाई आपकी जो ये विघटित होता हुआ डिसइंटीग्रेटिंग बॉडी है, जो धीरे धीरे ख़त्म होती जा रही है, धीरे धीरे छीन होती जा रही है, उस बॉडी के रहते हुए आपके पास जीवन जीने का जो एक तरीका है, हकीकत में जैसे हम लाइफ जीते हैं उससे हटकर जो क्रिएटिविटी आप ला रहे हो वो भी तो एक चॉइस है आपके लिए। बट आई केप्ट क्वाइट, लेकिन मैं चुप रहा, बिकॉज आई फेल्ट गिल्टी एवरी टाइम आई स्पोक टू हिम फोर्सिंग हिम टू रिस्पॉन्ड। वो चुप क्यों रहा फिरदौस कांगा? वो कहता है कि क्योंकि मैं एकदम चुप रहा, मैंने कुछ नहीं कहा, क्योंकि जब भी मैं उनसे बोलता था तो मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा गुनहगार मानता था, दोषी महसूस करता था, क्योंकि उन्हें उत्तर देने के लिए, भाई आंसर देने के लिए मैं उन्हें बार बार फोर्स कर रहा था। क्योंकि वो जब फिरदौस कांगा बोलेगा, बार बार कोई क्वेश्चन पुटअप करेगा, तो स्टीफन हॉकिंग को भी बोलना पड़ेगा, और जब उसे बोलना पड़ेगा तो उसे फिंगर या अपने चिक को थोड़ा हिलाना पड़ता है, काफ़ी उस पर प्रेशर पड़ता है, परेशानी होती है। तो वो नहीं चाहता था कि बार बार स्टीफन हॉकिंग को ऐसे परेशान किया जाए, तो इसलिए वह कुछ नहीं बोला। There he was, tapping at the little switch in his hand, trying to find the words on his computer with the only bit of moment left to him, his long pale fingers. उसने अपने हाथ में एक छोटे से स्विच को मतलब बार बार उसको पैट कर रहा है, थपथपाते हुए वो अपने कंप्यूटर में जो शब्द उसे बोलने होते थे उनको ढूंढने का कोशिश करता था, पूरे उनको ढूंढने की कोशिश करते थे। और उनकी जो लंबी पेल फिंगर्स, मतलब पीली पड़ चुकी उंगलियां हैं, यही हल्की सी बस उनकी क्या थी, उनकी पूरे बॉडी में एक हल्की सी बस उनकी जो फिंगर है वो हिल रही थी। वो कैसी थी? पीली पड़ चुकी थी, हल्की सी हलचल थी अभी उनमें। उसके बारे में बता रहे हैं, उसके अपीयरेंस के बारे में। Every so often his eyes would shut in frustrated exhaustion। कहते हैं कि every so often, कि भाई उसके बारे में बता रहे हैं कि उसकी जो भाई पीली उंगलियां थी उनमें से हल्की हल्की हलचल महसूस होती थी, और जो उनकी आंखें थी वो बार बार निराश होकर के, बार बार मतलब एक थकान सी, एक हताश सी होकर बार बार बंद सी हो जाती थी, बार बार उनकी आंखें बंद हो रही थी। एंड सिटिंग opposite him I could feel his anguish, the mind buoyant with thoughts that come out in frozen phrase and sentence stiff as corpses। वो कहता है कि जब मैं उनके सामने बैठा हुआ था तो मैं उनकी जो एंग्यूस मतलब पीड़ा, दर्द, तकलीफ, मैं उस तकलीफ को समझ सकता था, अनुभव सकता था, उसको फील कर सकता था। उनका मन, उनके माइंड में जो विचार आ रहे थे उनसे काफ़ी उत्तेजित था, काफ़ी थॉट्स थे उनके माइंड में। बार बार वो प्रेशर डाल रहा था कि भाई ये जो थॉट्स हैं वो बाहर निकले। और वो बाहर कैसे निकलती थी? वो बाहर निकलती थी फ्रेजेस में, मतलब टुकड़ों में। कभी भाई कोई ग्रुप बोल दिया कुछ वर्ड्स का, कभी एक एक वर्ड्स बोल दिए। तो कह रहा है कि कभी जो उनके माइंड में जमे हुए कुछ विचार थे वो विचार कैसे निकल रहे थे, कभी फ्रेजेस में, कुछ वाक्यांश में, या कभी कभी थोड़े सेंटेंस के उसमें बाहर आ रहे थे। A lot of people seem to think that disabled people are chronically unhappy, I said। मैंने कहा कि बहुत से लोग ये सोचते हुए लगते हैं, ऐसा महसूस होता है कि वो लोग ऐसा सोचते हैं कि विकलांग व्यक्ति अनहैप्पी रहते हैं। एंड आई नो दैट्स नॉट ट्रू माई सेल्फ। आर यू ऑफन लाफिंग इनसाइड? वो कहते हैं भी कुछ लोग तो ऐसा सोचते हैं कि जो हम विकलांग लोग होते हैं ना वो अनहैप्पी रहते हैं। तो
तो भाई आपको क्या लगता है? मैं जानता हूँ कि भाई ये मेरे बारे में सच नहीं है। वो अपना ही व्यूज़ देता है फिरदौस खान कि मुझे पता है कि जो ये लोग कहते हैं ना अनहैप्पी रहते हैं, हम अनहैप्पी नहीं रहते। ये मेरा अपना विचार है। क्या आप अपने अंदर कभी नहीं हंसते हैं? मतलब पूछता है उससे, क्या आप भी हंसते हैं अंदर से? अबाउट 3 minutes लेटर ही रिस्पॉन्डेड। लगभग 3 मिनट के बाद उन्होंने उत्तर दिया, आई फाइंड इट अम्यूजिंग वैन पीपल पैट्रोनाइज मी। वो कहता है कि मैं इसे बहुत ही ज़्यादा अम्यूजिंग मानता हूँ, बहुत ज़्यादा मतलब मुझे अम्यूजिंग लगता है जब लोग मुझे पैट्रोनाइज करते हैं, मुझे मतलब प्रोत्साहित करते हैं, मेरा उत्साह देते हैं, मुझे प्रोत्साहन देते हैं। एंड डू यू फाइंड इट अनोइंग वैन समवन लाइक मी कम्स एंड डिस्टर्ब यू इन योर वर्क। और कहता है कि फिर पूछता है उससे, फिरदौस खान फिर से स्टीफन हॉकिंग से क्वेश्चन करता है कि आपको कभी भी कोई परेशानी नहीं होती? एनोइंग मतलब चिढ़ नहीं होती, कोई दिक्कत नहीं होती जब कोई लोग मतलब कोई आपसे, मेरे जैसे जो लोग हैं आते हैं आपसे मिलने के लिए और आपके वर्क में, आपके काम में आपको डिस्टर्ब करते हैं? द आंसर फ्लैश्ड। अब स्क्रीन पर जो आंसर है वो क्या आता है? हाँ, यस। देन ही स्माइल्ड हिज वन वेव्ड स्माइल and I knew without being sentimental or silly that I was looking at one of the most beautiful man in the world. तब वे अपने अंदाज में मुस्कुराए थोड़ा और बोले, हाँ मुझे प्रॉब्लम होती है। मतलब उन्होंने इस तरह से यस में जवाब दिया। और मैं जानता था कि बिना सेंटिमेंटल हुए या बिना बेवकूफ़ बने संसार के सर्वाधिक सबसे ज़्यादा जो सुंदर लोग हैं उनमें से मैं एक को मैं देख रहा हूँ फ़िलहाल। A first glimpse of him is shocking because he is like a still photograph. स्टीफन हॉकिंग का जो पहली झलक होती है वो बहुत, मतलब जो पहली झलक थी वो बहुत ही जो ज़्यादा, ग्लिम्स मतलब झलक, और शॉकिंग थी वो जो उनकी फर्स्ट ग्लिम्स थी, जो पहली झलक थी वो बहुत ही चौंकाने वाली थी। बिकॉज ही इज़ लाइक ए स्टिल फोटोग्राफ, क्योंकि वो बिल्कुल ही फोटोग्राफ की तरह थे, बिल्कुल ही जैसा आप कह सकते हो शांत चित्र की तरह थे, बिल्कुल चुपचाप जो है एकदम, जो पिक्चर थोड़ी बोलती हैं। एज इफ ऑल दोज पिक्चर ऑफ हिम इन मैगजीन्स एंड न्यूज़ पेपर्स हैव टर्न्ड 3 डायमेंशनल। मानो वो जो उनकी तस्वीरें, जो पिक्चर हम मैगजीन में देखते हैं, न्यूज़पेपर में देखते हैं, अक्सर जो छपती रहती हैं, वो ही यहाँ पर कैसी हो गई हैं, मतलब कि 3 उसमें हो गई हैं, 3 एंगल से बन गई है। Then you see the head twisted sideways into a slump, the torso shrunk inside the pale blue shirt, the wasted legs. You look at his eyes, which can speak still, and they are saying something huge and urgent. It is hard to tell what. Then you see the head twisted. फिर आप देखते हो, आप उनको क्या देखोगे, उनका जो सर है, उनका सिर है जो थोड़ा कैसा है, तिरछा हुआ है, और उनका जो इंटू ए स्लम्प तिरछी साइड में पड़ा हुआ है, जो टोर्सो श्रंक इनसाइड द पेल, और जो टोर्सो मतलब उनका जो धड़ है, ऊपर का जो हिस्सा है, वो उनकी ब्लू कलर की जो शर्ट है हल्की, उस शर्ट में अंदर की तरफ सिकुड़ रहा है उनका जो धड़ है। और द वेस्टेड लेग्स, उनकी जो टांगे हैं वो भी बेकार, जो टांगे हैं वो भी देखते हैं। यू लुक एट हिज आइज विच कैन स्पीक। आप उनकी जो आँखें हैं, आप उनकी आँखों को देख सकते हो, आप वे आँखें भी देख सकते हो जो अभी भी काफ़ी शांत होते हुए भी काफ़ी कुछ बोलती हैं, बिल्कुल चुप हैं बट कुछ बोलती हैं, और जो बहुत कुछ बताना चाहती हैं, बहुत बड़ी बातें, बहुत ही अर्जेंट बातें बताना चाहती हैं, बट वो शांत हैं। यह बताना बहुत ही मुश्किल है कि वो क्या बोलती हैं। टू टेल वट, क्या बोलना चाहती हैं वो आँखें। बट यू आर शेकन बिकॉज यू हैव सीन समथिंग यू नेवर थॉट कुड बी सीन। लेकिन आप पूरी तरह से हिल जाते हो, पूरी तरह से भौंचक्के हो जाते हो जब आप ये सोचते हो कि आपने ऐसा कुछ देख लिया कि जिसके बारे में आपने कभी सोचा ही नहीं कि मैं ऐसे एक पर्सन से कभी मिलूँगा।